12th of September, this IT income tax officer's son was kidnapped, and we also later the kidnappers also released a video to the family through WhatsApp saying that if they demanded 50 lakh rupees, and they said that if not, his son will be in trouble. शरद का बचपन का दोस्त आगे चल के शरद की ही मौत का कारण बन जाएगा। ये बात शरद के घर वालों को पता नहीं थी। शरद बेंगलोर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। शरद के पापा एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और माँ हाउसवाइफ। शरद की एक सिस्टर भी थी जो कि अभी कॉलेज में पढ़ी रही थी। शरद भी उसी कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर रहा था। 2017 11 सितंबर को शरद के पापा उसे एक बुलेट बाइक गिफ्ट करते हैं। शरद बहुत खुश हो जाता है। वो अपने दोस्तों को भी कॉल करके बताता है कि उसने एक नई बाइक ली है। अगले दिन 12 सितंबर की शाम को 6:30 बजे शरद अपने घर से ये बोलकर निकलता है, मैं अपने दोस्तों को अपनी नई बाइक बताने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। शरद की माँ को लगा कि वो 8 साढ़े 8 बजे तक घर आ जाएगा। फिर शरद की माँ 8:30 बजे शरद को कॉल लगाती है। वो उठाता नहीं है। फिर उसकी माँ उसे एक मैसेज लिखती है, बेटा जल्दी से घर आ जा, काफी टाइम हो चुका है। क्योंकि शरद घर से ये बोलकर निकला था कि वो जल्दी से घर आ जाएगा। फिर शरद की माँ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि वो 9:30 बजे तक घर आ जाएगा। जब ये मैसेज शरद की माँ पढ़ती है तो उन्हें चिंता होने लगती है, क्योंकि जब भी शरद उसकी माँ को मैसेज लिखता उसके बाद में वो अम्मा जरूर लिखता, लेकिन इस बार शरद के मैसेज में अम्मा मिसिंग था। देखते ही देखते 9:30 बज जाते हैं, लेकिन शरद अब तक के घर नहीं आया था। उसके बाद 10:30 बजे शरद की माँ के मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आता है। हेलो अप्पा, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರೋರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ, ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀज ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ। जैसे ही शरद के घर वाले ये वीडियो देखते हैं सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शरद किडनैप हो चुका था और किडनैपर शरद को छोड़ने के लिए 50 लाख मांग रहे थे। और शरद किडनैप हो चुका है ये बात शरद के दोस्तों को पता चल जाती है और आसपास के लोगों को भी। अब ये सब शरद के घर पर जाते हैं और शरद के घर वालों से पूछते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि आपने जल्दी फैसला नहीं लिया तो वो शरद को मार भी सकते हैं। शरद के पापा ने डिसाइड किया है कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे। तभी शरद और उसकी बहन का बचपन का दोस्त विशाल वहां आता है और शरद की बहन से पूछता है कि अब तेरे पापा आगे क्या करने वाले हैं। शरद की बहन बताती है पापा ने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद शरद की माँ के मोबाइल पर एक और वीडियो मैसेज आता है। मैं पुलिस ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, पुलिस कंप्लेंट ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ। और इस दूसरी वीडियो में शरद ये कहता है, मम्मा प्लीज पुलिस स्टेशन मत जाना वरना ये मुझे मार देंगे और घर के हर एक शख्स पर इनकी नजर है, प्लीज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने मत जाना और ये जो मांग रहे हैं आप इन्हें दे दीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद भी शरद के घर वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने चले जाते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है। पुलिस सबसे पूछताछ करती है, आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, लेकिन पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। इधर शरद के घर वाले परेशान थे। 4 दिन हो चुके थे, ना किडनैपरों की तरफ से वीडियो मैसेज आया ना कोई फोन कॉल आया। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा था वैसे वैसे शरद का जिंदा बचना मुश्किल होते जा रहा था। किडनैपिंग का केस काफी सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसमें कोई भी गलत स्टेप या जरा सी भी चूक विक्टिम की जान खतरे में डाल सकती है, खासकर जिसमें फिरौती और पुलिस को ना इन्वॉल्व करने की धमकी मिली हो। उसमें अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है तो इसमें बहुत जरूरी होता है विक्टिम जल्द से जल्द किडनैपरों के चंगुल से छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर किडनैपरों को भनक लग गई तो विक्टिम की जान को खतरा हो सकता है। 11 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस को अब तक के कुछ सुराग नहीं मिला था। एक तरफ पुलिस जब जब शरद के घर पर जाती विशाल वहां मौजूद रहता। पुलिस को विशाल पर शक होने लगा। जब इससे पूछताछ करते हैं तो शरद के पापा उन पुलिस वालों को कहते हैं ये एक तरह से हमारा फैमिली मेंबर जैसा है, ये शरद और उसकी बहन का बचपन का दोस्त भी है और क्लासमेट भी। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं हम तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। पुलिस फिर विशाल के मोबाइल को चेक करती है और कॉल हिस्ट्री निकालती है तो उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भी जाने क्यों पुलिस को विशाल पर शक हो रहा था। विशाल के फैमिली मेंबर का फोन पुलिस सर्वेलांस पर डाल देती है। तभी 12वें दिन बेंगलोर से 35 किलोमीटर दूर एक बड़े से पानी के गड्ढे में एक लाश मिलने की खबर आती है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और उस बॉडी की आइडेंटिफाई करती है तो पता चलता है वो शरद की ही लाश है। और शरद की बॉडी को देखकर लग रहा था शरद को 10 से 11 दिन पहले ही मारा गया है। फिर पुलिस ने जिस जगह से शरद की लाश मिली उस जगह के मोबाइल टावर से कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की। पुलिस को पहले ही विशाल पर शक था। पुलिस ने पहले ही विशाल के घर वालों का फोन सर्वेलांस पर डाल दिया था। अब बस सीडीआर निकालना बाकी था। बेसिकली सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड में सब कुछ पता चल जाता, किसने कब फोन किया, कहां से फोन लगाया और किस लोकेशन से बात कर रहा था, ये सब पता चल जाता। जब विशाल की माँ के मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं तो पता चलता है कि विशाल की माँ के मोबाइल का लोकेशन उस जगह से
मिल रहा है जिस जगह से शरद की लाश मिली थी। फिर पुलिस बिना शरद के घर वालों को बताए विशाल को पुलिस स्टेशन ले जाती है और इस बार सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो सब कुछ सच सच बोलने लगता है। एक ऐसा सच जिस पर आज भी शरद के घर वालों को विश्वास नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, विशाल शरद और उसकी बहन का बचपन का दोस्त था। एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विशाल का शरद के घर आना जाना रहता था। शरद के पापा एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे जो कि एक अच्छी पोस्ट पर थे। रिसेंटली शरद के पापा ने शरद को एक बुलेट बाइक भी गिफ्ट करी थी। इधर विशाल को कुछ पैसे की जरूरत थी और इधर जो विशाल के जीजाजी थे वो भी कर्ज में डूबे थे। इधर विशाल सोच ही रहा था कि पैसे कहाँ से लाए, तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। विशाल शरद के घर वालों को अच्छे से जानता था। अगर शरद को किडनैप भी कर ले तो आराम से शरद के घर वाले 40 से 50 लाख दे देंगे। इसके बाद 12 सितंबर को विशाल किसी और के फोन नंबर से शरद को कॉल करके उसकी नई बाइक बताने बुलाता है। इधर विशाल अपने प्लान के मुताबिक 3 लोगों को और शामिल कर लेता है। विशाल के जीजाजी विनय और उसके 2 दोस्त करण और विनोद। प्लान के मुताबिक विशाल के जीजाजी विनय और करण और विनोद उस लोकेशन पर अपनी कार लेकर खड़े हो जाते हैं। इधर शरद भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां विशाल मौजूद नहीं रहता। इधर विशाल के जीजाजी और विशाल के 2 दोस्त शरद को बहला फुसलाकर अपनी कार में बैठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम किडनैप हो चुके हो। और उसके बाद उस शरद के मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके माँ के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर देते हैं। प्लान के मुताबिक विशाल शरद के घर पहुंच जाता है क्योंकि ये जानने के शरद के घर वाले अगला स्टेप क्या लेंगे। विशाल जब शरद के घर पहुंचता है तो किसी को भी विशाल पर शक नहीं होता कि यही किडनैपर है, क्योंकि विशाल का शरद के घर आना जाना रहता था। शरद की बहन विशाल को बताती है कि शरद किडनैप हो चुका है और किडनैपर शरद को छोड़ने के लिए 50 लाख मांग रहे हैं। फिर विशाल शरद की बहन से पूछता है कि अब तुम लोग आगे क्या करने वाले हो, तो शरद की बहन बताती है पापा ने सोचा है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना ही बेहतर रहेगा। इधर विशाल घबरा जाता है। घर से बाहर निकलकर उसके दोस्तों को एक मैसेज लिखता है कि उसका एक और वीडियो रिकॉर्ड करो और कहो कि पुलिस स्टेशन मत जाए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी घर वाले पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने। इधर विशाल को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि शरद के घर वाले शरद की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। विशाल को लगा था कि शरद के घर वाले बड़ी आसानी से विशाल को पैसा दे देंगे, लेकिन जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा दी तो इधर विशाल बहुत घबरा जाता है। इसके बाद विशाल अपने दोस्तों को मैसेज करता है, देखो उन्होंने शरद की मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी है, अब हम पकड़े जाएंगे, ऐसा करो तुम उसे मार दो। इधर विशाल के जीजाजी और उसके 2 दोस्त ने कभी सोचा नहीं था कि शरद को मारना पड़ेगा। वो शरद को मारने से मना कर देते हैं और विशाल को कहते हैं हमने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है और शरद हमें पहचानता भी नहीं है, और बाय चांस कभी शरद हमें पहचान भी लिया तो हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होगी। लेकिन इधर विशाल जिद पर अड़ गया था, मेरे लिए तो ये मुश्किल हो जाएगा। कभी शरद ने तुम तीनों को पहचान लिया और तुम तीनों के जरिए ये बात मेरे तक आ गई तो मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि शरद तुम तीनों को पहचाने और पुलिस तुम तीनों के जरिए मुझे पकड़ ले। तुम ऐसा करो, उसे मार दो। इधर ये तीनों उसे मारने से मना करते रहे, लेकिन इधर विशाल जिद पर अड़ा रहा कि उसे मारना ही है। और आखिरकार इन तीनों ने विशाल की बात मानी, चलती कार में लैलून की रस्सी से उसका गला दबा दिया उसी 12 सितंबर की रात को। और उसे मारने के बाद शहर से कुछ ही दूरी पर बड़े से पत्थर से उसकी बॉडी को बांधकर एक छोटे से पानी के गड्ढे में फेंक देते हैं। इधर विशाल शरद के घर वालों के साथ मिलकर शरद को ढूंढने का नाटक कर रहा था। शरद के घर वालों को पता ही नहीं था कि किडनैपरों का मास्टरमाइंड विशाल है। तो अब इन्हें चिंता इस बात की थी कि शरद की बॉडी पानी से ऊपर ना आ जाए। तो वो 4 दिन बाद जाकर उस जगह पर देखते हैं तो शरद की बॉडी पानी से ऊपर आ चुकी थी। तो वो घबरा जाते हैं। फिर वो पानी में से शरद की बॉडी को निकालकर कार में डालकर एक दूसरे से बड़े से पानी के गड्ढे में फेंक देते हैं। और इत्तेफाक से 4-5 दिन बाद किसी और को शरद की बॉडी दिख जाती है। फिलहाल विशाल और उसके 3 दोस्त हिरासत में हैं।